एक नीट एस्पिरेंट के प्रिपरेशन फेज में वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। इवन दो मैं खुद नीट 2020 में ऑल इंडिया रैंक 1 था, 720 आउट ऑफ 720 मैंने स्कोर किया, बट फिर भी मैंने अपने प्रिपरेशन फेज में बहुत सारी गलतियां की, उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा, फिर उनको सुधारा और फाइनली इंप्रूव किया खुद को। हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि यार लास्ट के 4-5 महीने में जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम फ्रेम है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है आपके प्रिपरेशन फेज का, क्या ऐसी 4-5 गलतियां हैं जो आपको आपके सिलेक्शन से बहुत दूर ले जाएगी। अगर आप देखो, आपके सिलेक्शन की गारंटी कोई नहीं ले सकता, कोई कोचिंग कोई टीचर आपकी सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आपने ये 5-6 मिस्टेक्स कर दिए देन डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यार देखो, आज की वीडियो में बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट है यार, नॉट कंप्लीटिंग योर सिलेबस। अगर आप में से अभी भी बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बट उनको लग रहा है कि यार इतने से में काम चल जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि भाई इतना सा सिलेबस कर लो, इतना पोर्शन कर लो, आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे। मैंने खुद अभी कुछ दिन पहले 45 चैप्टर्स इक्वल टू 600 मार्क्स बनाया था, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो 45 चैप्टर्स है उसमें से नो डाउट 600 मार्क्स का आएगा, लेकिन क्या आप उन चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन को सही करोगे? डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। तो वो 600 मार्क्स आपके आएंगे नहीं। वो 600 में से आपके 520, 530, 550 या अगर आपने बहुत अच्छा कर लिया तो भी 570 आएंगे। ठीक है, आपका स्कोर टारगेट क्या है? 640, 650। तो इस वजह से आपको सिलेबस तो देखो कंप्लीट करना ही है, और अब खैर सिलेबस रिड्यूस भी हो चुका है, 78 चैप्टर्स हैं, तो आप डेफिनेटली सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करो। कई बार हमने ये रूल सुना होगा, 80-20 रूल आपने सुना होगा, वो नीट में एप्लीकेबल नहीं है। 80-20 रूल क्या कहता है कि भाई जो 20% काम से आप 80% आउटपुट निकाल सकते हो, यानी कि 20% सिलेबस अगर आप सोच रहे हो ऐसा कुछ कि भाई कम सिलेबस करके भी हम 80% मार्क्स लेंगे, ये चीज नीट में एप्लीकेबल नहीं है, चैप्टर कंप्लीशन में एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक चैप्टर के अंदर डेफिनेटली हाई चीजें होती है ना, जैसे कि पीवाईक्यू टॉपिक्स अगर आपने देखा वो हाई टॉपिक्स होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जाके देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टॉपिक से आया हुआ है, उस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आपका काफी हद तक हाई चीजें कवर होती है, लेकिन वो एक चैप्टर के अंदर एप्लीकेबल है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई पूरे के पूरे चैप्टर ही छोड़ रहे हो कि भाई मैक्सिमम जो जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बस वही चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो पहला ये गलती बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट पे आते हैं यार, नेक्स्ट है यार नॉट रिवाइजिंग मल्टीपल टाइम्स। अब यार इस पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि भाई रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, कोई टूल बता दो, कोई ऐप बता दो। तो यार मैं आपको बता दूं, मेमोनीट करके एक ऐप है। बेसिकली इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी की आप मान के चलो ऑलमोस्ट हर एक लाइन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई गई है। आप कंप्लीट एनसीईआरटी की रिवीजन कर रहे होंगे, कंप्लीट नीट पैटर्न बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप उनकी रिवीजन कर रहे होंगे। जो नए अपडेटेड सिलेबस है, प्रॉपर न्यू एनएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा ऐप अभी बना हुआ है। तो इन्होंने एक एल्गोरिदम यूज किया है। बेसिकली एल्गोरिदम क्या करता है, ये आपको स्पेस रिपीटेशन टेक्निक होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, जैसे आपने एक क्वेश्चन फर्स्ट डे पे किया तो स्पेस देकर के फिर ये थर्ड डे पे आपको ये सेम क्वेश्चन पुटअप करेगा ताकि आपका रिवाइज हो। फिर थोड़ा और ज्यादा गैप देके थर्ड के बाद 7 डे, 7 के बाद 12 या 13 डे, तो इस तरीके से स्पेस को इंक्रीज करता जाएगा और आपको स्पेस रिपीटेशन टेक्निक के थ्रू मेमोराइज करवाता जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उन क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार आएगी, वो आपको ज्यादा बार प्रैक्टिस करवाएगा। आपको पता है नीट के पैटर्न में बहुत सारे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर भी डीप वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इनका एक और सेक्शन है जो इन डेप्थ क्वेश्चन सेक्शन। इसमें क्या होता है, आपको एकदम डीप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि देखो सिलेबस तो रिड्यूस हो चुका है। अब रिड्यूस सिलेबस में से जो है कम सिलेबस के अंदर में से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि एक चैप्टर में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होंगे, और जो डिफिकल्टी लेवल भी ऐसे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई आपको पढ़ना कम है, उन्हीं कम लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स है, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाई जाएगी। इस वजह से ये सेक्शन को डाला गया है। इसके अलावा जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि भाई पीवाईक्यू वाला जो पार्ट होता है, जो पीवाईक्यू वाले टॉपिक्स होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे भी पीवाईक्यू बेस्ड टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवाएगा। एक और सेक्शन है पीवाईक्यू ड्रिवन एडवांस क्वेश्चन बैंक, तो इसमें इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक फीचर जो मेरे को बहुत खास लगा वो था पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी। बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर ही जो पार्ट्स में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं वो पार्ट्स हाईलाइटेड हैं। उन हाईलाइटेड पार्ट्स को क्लिक करके आप वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं उसमें से उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इस अमेजिंग ऐप को आप चेकआउट कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो, मेरा कोड यूज कर सकते हो, शोएब 300 आपको एडिशनल यहाँ पे 300 का डिस्काउंट मिल जाता है। मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यार नेक्स्ट पॉइंट कैसे बताया था, नॉट रिवाइजिंग मल्टीपल टाइम्स। देखो बेसिकली हमारे टीचर एक बहुत सिंपल चीज बताते थे कि अगर आप किसी चीज को एक बार पढ़ते हो तो वो ना पढ़ने के ही बराबर है। अगर आप उसको 2 बार पढ़ते हो तो आप मान के चलो कि आपने उसको थोड़ा बहुत उस टॉपिक को आपका आइडिया लग जाता है कि हाँ इस टॉपिक में ये चीज है। उसको एटलीस्ट आपको, अगर आपको ढंग से या आपको एक एक लाइनें याद है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, नीट जैसे टफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो, मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, जहाँ पे बहुत चीजें घुमाई जाती है, यहाँ पे थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग चीजें डाल दी जाती है, तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स रिवीजन तो चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट अगर आप 5 to 6 नहीं भी कर पा रहे हो तो आपने आप मेरे वीडियोस को चेकआउट कर लेना। जो 4 मंथ स्ट्रेटेजी है उस टाइप में मैंने बताया कि 3 बार कैसे आप रिवाइज कर सकते हो। जो 0 से शुरू कर रहे हैं, फिर जिनकी बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रखी है, उनके लिए भी मैंने एक्स्ट्रा 3 टाइम्स रिवीजन का पूरा प्लान बना दिया है, वो आप चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे
आइडियल केस में 5 to 6 टाइम्स, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 3 बार तो आपको करना ही है पूरे सिलेबस का रिवीजन। यहाँ पे पार्शियल बात नहीं हो रही, पूरे सिलेबस का रिवीजन आपको इतनी बार करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ट्राइंग न्यू थिंग्स या न्यू स्टडी मटेरियल। देखो काफी स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जिनका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, वो स्कोर भी अच्छा कर रहे हैं, बट उनको लग रहा है कि यार हमारा सब कुछ कंप्लीट है, हमारी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट है, एनसीईआरटी की एक एक लाइनें याद है, क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी हो रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक्स कर रखे हैं, तो यार अब नया क्या करें, कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करते हैं, कुछ जेई वाले करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बुक वगैरह करते हैं। तो कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा मटीरियल नहीं करना है, कोई न्यू चीज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल एक्सपेरिमेंट मत करना, कुछ भी नया मत ट्राई करना, ठीक है। और क्या होता है ना कि हम लोग आसपास सुन के कि यार वो बंदा ये कर रहा है, जो अगले पॉइंट में मैं और समझाऊंगा कि हमारा फ्रेंड जो है उसने ये नई चीज ट्राई की, तो आप फोमो में आ जाते हो कि यार ऐसा क्या, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको कहते हैं ना, कि भाई उसने ऐसा क्या नया कर लिया, कहीं उसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा, तो आप वो भी सॉल्व कर रहे हो। तो ये चीजें जनरली वो लोग करते हैं जिनका ऑलरेडी काफी अच्छा चल रहा होता है, बट उनके लिए भी ये एक बहुत हार्मफुल प्रोसेस है। आप जितना अच्छा कर रहे होगे आपका उल्टा कम हो जाएगा, उससे इंप्रूवमेंट के चांसेस उसमें कम है। जो आपने ऑलरेडी कर लिया उसी को बार बार रिवाइज करना है। आप 5 to 6 टाइम्स कर चुके हो, आप 10 टाइम्स करो, आप 10 टाइम्स कर चुके हो, 15 टाइम्स करो। मुझे खुद नहीं पता मैंने कितने बार रिवाइज किया होगा, क्योंकि हमारे टाइम पे एक्सटेंशन हो गया था। अगर आपको पता हो कोविड उस टाइम पे आया था, तो हमारा एग्जाम काफी 2 बार पोस्टपोन हुआ था, हमें अप्रॉक्स 4-4.5 महीने एक्स्ट्रा मिले थे। तो उन 4-4.5 महीनों में मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, कुछ भी नया ट्राई नहीं किया, मैंने उसी सिलेबस को बार बार किया। आप मान के चलो कि नीट के आपकी जो डेट है प्लस 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिले, तो मैंने कितने बार एक्स्ट्रा रिविजन किया होगा मुझे खुद याद नहीं। तो यहाँ पे आपको उसी सिलेबस को बार बार रिवाइज करते रहना है। उसके बाद हम आ जाते हैं यार नॉट डूइंग इनफ मॉक टेस्ट, ठीक है। क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स को लगता है कि यार हमारी थ्योरी अच्छी चल रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, डीपीपी भी सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ तो कर ही रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन हो रहा है, मॉक टेस्ट लास्ट में देंगे, लास्ट के महीने में प्रैक्टिस कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं मॉक टेस्ट जो है आपके प्रिपरेशन फेज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये आपको एग्जाम सिनेरियो को एक्जैक्टली रेप्लिकेट कर रहा है। आप अपने घर पर बैठ के एग्जाम लेवल की जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एग्जाम एनवायरमेंट को जो है आप अपने घर पर ही बना सकते हो। तो डेफिनेटली इसको मत छोड़ने, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, ओएमआर फिलिंग में दिक्कत आ सकती है, टाइम मैनेजमेंट में इशू हो सकता है, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो एग्जाम में जाके आप गलतियां कर सकते हो, वो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मॉक टेस्ट की बार बार प्रैक्टिस करते रहनी है, और इससे ही आपको पता लगेगा कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कौन से चैप्टर्स में आपको दिक्कत है, क्या कोई सब्जेक्ट ही आपका प्रॉपर वीक है, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। मार्क्स के बेसिस पर आप ये समझ पाओगे कि हाँ आप अभी कहाँ स्टैंड करो, आपको कितना इंप्रूवमेंट और चाहिए, आपको आइडिया लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस कहाँ से बार बार आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से हैं, क्वेश्चन किस टाइप के बन रही हो। कि हम लोग कहीं ना खुद पढ़ते पढ़ते, सिर्फ थ्योरी पढ़ते पढ़ते हमें आइडिया ही नहीं लग पाता है कि क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से एग्जैक्टली। आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन एक ऐसे पार्ट पे आपने इतना ध्यान नहीं दिया जहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वो पार्ट आपका कैसे पता लगेगा आपको मॉक पेपर्स के थ्रू। जब आप, क्योंकि डीपीपी में तो देखो सारे क्वेश्चन होंगे, उसमें तो पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मॉक पेपर्स में मोस्टली वही क्वेश्चंस डाले जाएंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि हाँ यार ये चीज़ नीट में आ सकती है, या फिर पेपर में आ सकती है, या फिर किसी प्रीवियस ईयर बहुत पुराने पेपर में आ चुकी है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा होते हैं। तो मॉक पेपर दो, एक चीज़ का बस ध्यान रखना, जो डिफिकल्टी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेवल की होनी चाहिए। आप कोई ऐसा मॉक पेपर सॉल्व मत करने की, देखो मॉक पेपर तो कहीं मिल जाता है, आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे, नेट पे ढूंढोगे बहुत सारे वेबसाइट आपको पेपर डाल देंगे, लेकिन आपको एक चीज़ का बस इंश्योर करना है, जो डिफिकल्टी लेवल है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेवल की हो, नीट के पैटर्न में हो, नीट के लेवल की हो, ठीक है। तो इसके लिए आप अच्छे रिसोर्स ढूंढ लेना। आप मेरे पुराने वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने बता रखा है कहीं कहीं पे कि क्या क्या रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हो। तो PYQ लेवल की डिफिकल्टी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नीट से बहुत ज़्यादा टफ है या बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। और इसके अलावा प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड करेगा, और आइडियल फ्रीक्वेंसी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कितने मॉक टेस्ट दे, क्या अभी मॉक टेस्ट देना है तो दे तो रहे, महीने में एक दे रहे हैं, इतना नहीं चलेगा। आपको एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट 3 दिन में देना ही है। ये आप थोड़े दिन बाद कर सकते हो, अभी अगर आप हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दे रहे हो तो भी चल जाएगा, काम चल जाएगा। बट आइडियल केस में देखो, मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं खुद 3-4 दिन में एक मॉक टेस्ट तो पक्का दे ही रहा था जैन के आसपास। तो जैन फेब हो गया, मार्च में तो मैं कहूँगा आप ऑल्टरनेट डे भी दे सकते हो, बट हाँ ये फ्रीक्वेंसी चल जाएगी। ये बेस्ट फ्रीक्वेंसी होता है एक मॉक टेस्ट 3 दिन में, क्योंकि आपको 3 दिन तक टाइम होता है नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए पढ़ने का, या फिर ये जो मॉक टेस्ट में आपकी जो भी गलतियां आपको पता लगी उस चीज़ को दूर करने का। तो ये 3-4 दिन का जो टाइम मिलता है आप इसको ढंग से यूटिलाइज करो, रिविजन में यूटिलाइज करो, अगर आपका कोई बैकलॉग बचा है बैकलॉग खत्म करने पर यूटिलाइज करो, ठीक है। तो देखो यार उसके बाद वाले पॉइंट पे आते हैं, कंपेयरिंग विद अदर्स या स्ट्रेसिंग ओवर मार्क्स। तो देखो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो,
तो आपके नंबर आएंगे। आप किसी कोचिंग में हो तो आपकी एक रैंक आएगी उसके अंदर कि हाँ आपके कोचिंग में, पूरे कोचिंग में ये रैंक है, आपके क्लास के अंदर या आपके फेज़ के अंदर, हमारे वहाँ पे फेज़ बोलते थे, आपकी ये रैंक है। मतलब वो फेज़ होता है कि एक फ्लोर में जितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके माइंड में स्ट्राइक करेगी कि हाँ मेरा अगर क्लास में ये रैंक आ रहा है, मेरे कोचिंग में रैंक आ रहा है, तो ऑल इंडिया लेवल पे शायद मैं इस रैंक पे रहूँगा, या मेरे अभी ये मार्क्स आ रहे हैं, इस बेसिस पे पिछले साल की रैंक तो इतनी गई थी। तो ये चीज़ें माइंड में आती है, जब आप प्रिपरेशन करते हो माइंड में आती है। लास्ट के टाइम पे ना ज़्यादा ये होने लगता है, एंग्जाइटी ज़्यादा आने लगती है कि यार मेरे तो अभी 500 ही आ रहे हैं, मैं तो 550 आ रहे हैं, 600 कैसे क्रॉस होगा। ठीक है, तो कंपेयर मत करो किसी से कि यार आपका जो फ्रेंड है वो आपसे अच्छा कर रहा है, यार वो तो मेरे से पढ़ाई भी कम करता है, वो कैसे इतना ज़्यादा है। तो देखो, किसी से कंपेयर नहीं करना है, खुद पे फोकस करना है, खुद के इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे अपने प्रिपरेशन को इंप्रूव करने में फोकस करो। देखो, एंग्जाइटी वगैरह को मैनेज करना लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी स्टूडेंट, इनफैक्ट मेरे खुद एक सीनियर थे जिनको बहुत ये इशू होता था, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, बट मतलब मेरी बिल्डिंग में रहते थे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो उनका प्रिपरेशन के बाद भी उनका नीट जो है उस साल नहीं निकला था, बाद में निकल गया था, बट उस साल नहीं निकला। तो उन्होंने मेरे को यही चीज़ बताया था कि देखो, एंग्जाइटी को मैनेज करना लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के मंथ्स में वो फंबल कर गए और उनका 1 साल वेस्ट हो गया। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप ये चीज़ें आपके साथ हो। तो अपने पे फोकस करो, इंप्रूव करने फोकस करो। अगर आपके 500 आ रहे, कोशिश करो अगले टेस्ट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लो, 530 टारगेट करो, 550 टारगेट करो, फिर अगले टेस्ट में 570, 580 टारगेट करो। इस टाइप से आप धीरे धीरे कंसिस्टेंटली खुद पे इंप्रूव करने की कोशिश करो। मॉक टेस्ट को यूज करो, मार्क्स देखने के लिए नहीं, रैंक जानने के लिए नहीं, कंपैरिजन के लिए नहीं। मॉक टेस्ट को यूज करो अपने वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ ये टॉपिक वीक है, इस पे मेरे को काम करना है, ये कॉन्सेप्ट वीक है, या ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, या जो भी है उस चीज को आइडेंटिफाई करो, उस पे काम करो। ठीक है, एट द एंड बस मैं ये कहूंगा, देखो सबकी जर्नी अलग होती है, सबका प्रिपरेशन अलग है। आप अभी जिस भी पॉइंट पे हो, आपको खुद आपके सबसे बड़े कंपटीशन हो, खुद से इंप्रूव करो, रोज थोड़े थोड़े इंप्रूव करो। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट लोगे तो डिसअपॉइंट होगे, आपका ब्रेन थक जाएगा, फिर आप नहीं इंप्रूव कर पाओगे। तो यार दैट वाज इट फॉर टुडे। होपफुली आपका प्रिपरेशन अच्छा जा रहा है, एंड अगर नहीं भी जा रहा है तो आप मुझे फॉलो करते रहो। मैं आपको कुछ ना कुछ ढंग की चीज़ें बताता रहूँगा जिससे आप भी मोटिवेटेड रहोगे, एंड आप अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेटेड रख सकते हो। शेयर जरूर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आया, और सब्सक्राइब करना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर मैं मतलब डेटा देखता हूँ मैं यूट्यूब पे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होता। सब्सक्राइब करना यार चैनल को, 100 के अब ऑलमोस्ट हिट होने ही वाला है। तो यार ऐसे ही वीडियोज़ के साथ मैं मिलता रहूँगा, तब तक के लिए